चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो और ध्यान से सुनना मेरी बात। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को पहले पार्ट ए करवाया था। पार्ट ए क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, वो दिन गिनने वाला और ये डिसाइड करना कि सामने वाला ओआर है, एनओआर है कि एनआर है, ये हिसाब लगाना। पार्ट ए का ये था। पार्ट बी में अपन ने क्या देखा था कि सामने वाले की इनकम निकालना, अगर वो ओआर है, अगर वो एनओआर है, अगर वो एनआर है ना। तो हम लोग नॉर्मली जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो 3 कॉलम बनाते थे, है ना, एक ओआर के लिए, एक एनओआर के लिए, एक एनआर के लिए। अब अपने को क्या करना है, अब जो क्वेश्चन आएगा अपने सामने इसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा। मिक्स क्वेश्चन बोलने का मतलब कि फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन का जो है 1 से लेकर 5 तक का पॉइंट, इसमें आपको पहले ये डिसाइड करना है कि सामने वाला ओआर है, एनओआर है कि एनआर है, ये पहले निकालना है। ये निकाल लिए ना, उसके बाद पता चल गया हाँ भाई वो ओआर है मान लो, तो आपको आगे का जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो ओआर के हिसाब से सॉल्व करना रहेगा। आगे बात समझ में? अगर मान लो इससे पता चला कि वो एनओआर है तो आपको सेकेंड वाला कॉलम बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अब अमाउंट का कॉलम सिर्फ कौन सा बनेगा? एक ही बनेगा। जो इस पार्ट से पता चलेगा उसके हिसाब से अपन इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। अब 3 कॉलम नहीं बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूं ये पार्ट ए और पार्ट बी का मिक्स क्वेश्चन है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा रहती। पेपर का अगर एनालिसिस बताऊं, पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो प्योरली पार्ट बी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्योरली पार्ट ए का क्वेश्चन, खाली प्योरली पार्ट ए का क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिले। मतलब है ना, शायद नहीं आया है, मैं बोल सकता हूं। ये आया भी होगा तो एक आध साल में आ गया होगा तो आ गया होगा पार्ट ए का क्वेश्चन। और पार्ट बी का भरा पड़ा है पूरा। और पार्ट ए और पार्ट बी का मिक्स क्वेश्चन आने का भी चांस रहता है। समझे मेरी बात को? तो ये जो है 17 नंबर का क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी का मिक्स क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर भरत पाठक गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Mr. Pathak first time went to Japan on 10th of January 2012 and came back to India on 22nd of June 2012. जनवरी में गया 12 में और जून में आ गया। 2012 की बात हो रही है। हमको तो ये हिसाब लगाना है कि वो प्रीवियस ईयर में क्या था, तो हमको 12 से कोई डेटा का मतलब नहीं है ना। आगे on 30 September 2015 he went to England and came back to India after 90 days. इंग्लैंड गया, 90 दिन रहा, वापस आ गया। On 16th of July 2018 he had gone to Sri Lanka, came back to India after staying 100 days. श्रीलंका गया 2018 में और 100 दिन रुक के वापस आ गया। On 22nd of December 2020 he had gone to Nepal for 85. नेपाल गया था, 85 दिन रह के आया। कब गया था? 2020 में। In the previous year 24-25 he was out of India for 180 days. प्रीवियस ईयर में 180 दिन के लिए बाहर था बोलता है इंडिया से। तो आप लोगों को पता होगा कि अपन जो कैलकुलेशन ऑफ डेज करते हैं उसमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रीवियस ईयर से, फिर रिवर्स ऑर्डर पर चलते हैं, है ना। देखो बना रहा हूं क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पार्ट ए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्रीवियस ईयर 2024-25। बोलता है प्रीवियस ईयर में वो भाई 180 दिन के लिए बाहर था। कब गया कब आया ये नहीं लिखा है। तो 365 दिन होते प्रीवियस ईयर में, तो 365 माइनस 180 कर दो तो कितना आएगा? 185 डेज आ गया। बताओ पहली कंडीशन पूरी हुई कि नहीं? बेसिक वाली हो गई, तो वो क्या बन गया? रेसिडेंट। अब आगे मैं 1-2 साल और लिख देता हूं, 2023-24 लिख दो। 2023-24 बताओ 2023-24 में वो भाई कहां था? 2020 में गया था, 85 दिन रह के आ गया। फिर 2020 के बाद 2024-25 में गया, मतलब 23-24 और 22-23 में तो इंडिया में था।
भाई 2020 के बाद सीधा डेटा कौन से साल का दिया? 24-25 का दिया, मतलब बीच में कहां रहा होगा? वो इंडिया में रहा होगा। ये अपने को सोचना है अपने लॉजिक के साथ। मतलब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 काम का नहीं है, सिर्फ फिफ्थ पॉइंट काम का है। 4 बोल सकते हैं क्योंकि अपने को एक पोजीशन बता रहा है कि 20 के बाद सीधा 24 में गया था वो। देखो, तो 2023-24 में पूरा लिख दूं मैं? कितना दिन लिखूं 2023-24 का? 366 डेज, क्योंकि फरवरी का 2024 आया रहा होगा वहां पे, 2024 का फरवरी आया रहा होगा, है ना? 2022-23 कितना दिन लिखूं? बस, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है बताओ? स्टेप नंबर 2, पहले नंबर की बेसिक कंडीशन बोलती है कि उसको इंडिया में कितना दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा। तो ठीक है, रह रहा है देखो एटलीस्ट। सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन भी क्या बोलती है? 60 प्लस 365 डेज रहना पड़ेगा प्रीवियस 4 साल में। तो देखो 60 डेज रहा है और 365 भी रहा है, सब मिला के। तो सेकेंड कंडीशन भी पूरी कर रहा है ना? तो दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाती है तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन में वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। स्टेप नंबर 4 में हम लिखेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन पहली वाली क्या बोलती है कि 7 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा? 730 दिन रहना पड़ेगा। और दूसरी एडिशनल कंडीशन बोलती है 10 साल में 2 साल तक क्या रहना पड़ेगा? रेसिडेंट रहना पड़ेगा। तो देखो, अगर पिछले 7 साल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ही हिसाब लगा लो, 730 दिन से ज्यादा हो रहा है ना? ठीक है, तो पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? 10 साल में 2 साल तक रेसिडेंट होना चाहिए। आप यहां पर चेक करो, अब इसको प्रीवियस ईयर मानो थोड़ी देर के लिए, बताओ यहां पे रेसिडेंट था कि नहीं था? 182 डेज रहा है तो रेसिडेंट। यहां पे चेक करो अब थोड़ी देर के लिए, ये वाले साल को प्रीवियस ईयर मानो, यहां पे रेसिडेंट है कि नहीं है? क्योंकि 182 डेज रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। स्टेप नंबर 5, जब दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या बन जाएगा सामने वाला? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। अब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन गया, अब क्या करोगे मालूम है? हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा था, अब लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कॉलम सिर्फ किसका बनेगा? ओआर का भर बनेगा। अब आपको थोड़ा सा ये जानकारी होगी कि ओआर में अपन सब लेते हैं, पता है कि नहीं? 2 चीज को छोड़ के ओआर में सब लिया जाता है। क्या क्या 2 चीज को छोड़ देते हैं? एग्जेम्प्ट इनकम नहीं लेते हैं, और पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम वाला जो रहता है वो नहीं लेते। बाकी ओआर में हर चीज आती है ना? तो ओआर वाला कॉलम अपन बना दिए हैं। ओआर क्या क्या दिया है पहले बताओ, लाइन से देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन इंडिया, सर्विसेज गिवन इन श्रीलंका। तो पहला पॉइंट लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। अमाउंट कितना था? अमाउंट था 1,40,000। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड इन इंडिया 1,01,000। लेंगे पूरा, क्योंकि ओआर में तो सब लेते हैं। थर्ड, डिविडेंड फ्रॉम इंग्लैंड बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया 75,000। पूरा लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन जापान ब्रॉड टू इंडिया 5 लाख, ये भी पूरा लेंगे। हो गया, और कुछ बचा क्या? जब इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इनकम वाली भी जो पॉइंट होंगे ना ज्यादा नहीं देगा। 8,16,000 आ गया आंसर।
ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, इंडिया में ही था। क्लियर है मिताली, वैष्णवी, अनुमेश? सर फिर ऐसा बनाएगा तो इसमें भी फिर नोट लिखना पड़ेगा। हाँ, नोट तो लिखना पड़ेगा। हाँ, नोट्स तो लिखना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शन है जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पेन से लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। कुछ करेक्शन है जो मैंने कर दिया है यहाँ पे, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 देखो। मिस्टर रफी मोहम्मद शेख इज एन इंडियन सिटीजन। ध्यान से पढ़ना ना क्वेश्चन को। मिस्टर रफी मोहम्मद शेख इज एन इंडियन सिटीजन। ही वेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 1st of August 2024 फॉर सर्विस इन अ कंपनी। इंडिया के बाहर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? नौकरी लग गई इसलिए जा रहे हैं। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं? अगर नौकरी लग गई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो सेकंड कंडीशन में कितना दिन देखते हैं? 60 नहीं देखेंगे, 182 डे देखेंगे। मतलब फर्स्ट में तो 182 देखना ही है, सेकंड में भी 182 प्लस 365 देखना है अपने को, है ना। आगे कहां गया वो? दुबई गया। एंड केम बैक टू इंडिया फॉर 2 months ऑन 1st of March 2025। 1 मार्च को आया 2 महीने के लिए, टू मीट हिज फैमिली। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज रिसिप्ट डिटेल वर एज अंडर। चलो पहले तो इतनी सी डिटेल के साथ हम क्या कर लेते हैं, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25 हमारा प्रीवियस ईयर है। वो भाई कब गया था बाहर? 1 अगस्त 2024 को बाहर गया। मतलब मैं लिख लेता हूं पहले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है। अगस्त में कब गया वो? 1 अगस्त को। और मार्च में कब आया वो? 1 मार्च को आया। मतलब यहां से लेकर यहां तक वो इंडिया में था क्या? इस बीच में वो कहां था? दुबई में था। ठीक है, इस बीच में कहां था वो? दुबई में। तो चलो अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक और उधर मार्च में इंडिया में था, तो दिन गिन लो कितना आएगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अप्रैल में कितना दिन होता है? 30। मई में कितना होता है? 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त का गया है 1 तारीख को, तो 1 तारीख को लेंगे, डे ऑफ डिपार्चर है, उस दिन को लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नहीं था। मार्च में 1 तारीख को आया, तो 1 तारीख से 31 तारीख पूरा गिन दो, कितना होता है? 31 दिन। बताओ कितना दिन हो रहा है? 152 डेज, 152 दिन हो रहा है। तो बताओ इस बेसिस पे बेसिक कंडीशन अगर फर्स्ट वाली बोलूं वो पूरी हुई क्या? नहीं हुई। सेकेंड वाली, क्योंकि ये इंडिया छोड़ के जा रहा था, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो 365 वाली भी पूरी हुई क्या? नहीं हुई। जब एक भी कंडीशन बेसिक वाली पूरी नहीं हुई तो वो बंदा क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन गया। अब आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना रहेगा ना दोस्त, वो कैसे करना रहेगा? नॉन रेसिडेंट मान के।
चलो एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पॉइंट वाइज। अब जो कॉलम बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन रेसिडेंट वाला ना। नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट बन गया, मतलब अभी कॉलम किसका बनेगा, नॉन रेसिडेंट वाला ही बनेगा। एक मिनट, क्या बन गया है भाई, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब आप पहला पॉइंट पढ़ो, क्वेश्चन का क्या लिखा है। सैलरी इन दुबई, सैलरी इन दुबई लिख दिया, मतलब दुबई में उसको सैलरी मिल रही, नौकरी वहीं लगी। कहाँ लिखा है इंडियन कंपनी, सैलरी इन दुबई लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ना तो इंडिया में रिसीव हुई और दुबई में जाके नौकरी कर रहा है, तो पहला पॉइंट हम नहीं लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है बताओ, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई। इंडियन कंपनी का डिवेंचर से ब्याज मिल रहा है, तो क्या करेंगे, एक्रूड इन इंडिया है तो 18,500 लेंगे। थर्ड नंबर क्या बोलते हैं, तीसरा पॉइंट बताओ। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट अजमेर, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट अजमेर। अजमेर कहाँ है, इंडिया में, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में, इसलिए इसका इनकम 18,000 पूरा लेंगे। वो 18,500 मिस्टेक से लिखा था, मैंने इसको करेक्ट किया है, 18,000 है वो ना। फोर्थ, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेंगे नहीं, एनआर में नहीं लेते। नर्सरी इनकम ऑफ लैंड सिचुएटेड एट अजमेर, ध्यान से देखो, नर्सरी इनकम है। नर्सरी इनकम का मतलब होता है वो बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, वो स्कूल में वाला नर्सरी नहीं है। पेड़ पौधा जो बोते हैं ना, पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसको अपन स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग स्टेज में छोटे छोटे पौधे बेचते हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं। तो ये नर्सरी मतलब एग्रीकल्चर इनकम के कैटेगरी में आ गया, तो ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो पॉइंट नंबर 4, 5 ये नहीं लेना है अपने को। 6 नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दुबई देयर आफ्टर रेमिटेड टू इंडिया, ये भी नहीं लेंगे। 3 पॉइंट, 4, 5, 6 नील कर दो। समझ में आ रहा है अनुमेश, मिताली। 7 नंबर का पॉइंट बताओ, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ ध्यान से देखना क्या लिखा है। देखो गया कब था बाहर, 1 अगस्त को, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई की बात कर रहा है कि जब उसका इंडिया में बिजनेस चल रहा था। क्या लिखा है पढ़ लेते पहले, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन अजमेर 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2,48,000 जब तक वो इंडिया में था। फिर 1 अगस्त से चला गया, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक उसका बिजनेस की इनकम कितनी हुई, 2,60,000। मतलब जब वो इंडिया में रहता था तब की इनकम इतनी थी, जब वो दुबई चला गया उसके बाद बिजनेस बंद नहीं हुआ, कोई और चला रहा होगा, लेकिन इनकम इतनी हुई, टोटल 5,08,000। तो इसका क्या करेंगे बताओ। बिजनेस तो इंडिया का है, हाँ भी इंडिया में ही होगा, हाँ पैसा भी इंडिया में हाँ, ही होगा। ये आपका जवाब है। आपका जवाब क्या है, मेरे हिसाब से सिर्फ 2,48 डालेंगे, क्योंकि इसको अपन भी बना रहे हैं, वो पर्सन तो है ही। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मिताली आप क्या बोल रहे थे, अप्रूव्ड इन इंडिया होगा। हाँ वो जो डेट वाइज जो बात बोल रहे हैं ना, आपने और वैष्णवी ने सही बोला मिताली। आप समझना, बिजनेस कहाँ चल रहा है भाई, अजमेर में। अब वो कहीं भी रहे,
कुछ भी करे, हमको क्या मतलब है, बिजनेस का प्रोप्राइटर वो होगा, तो वो बिजनेस इंडिया में चल रहा है ना, तो उससे होने वाली इनकम इंडिया में अक्रूड कहलाएगी। समझे मेरी बात को? ये जो 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया ना, इस पीरियड का इतना इनकम, इस पीरियड को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और ये पीरियड किस हिसाब से बांटा है, जब तक इंडिया में था और इंडिया के बाहर चला गया वो, कोई दिक्कत नहीं है, 5,08,000 पूरा ले लेंगे। आठवां, अब आप लोग ये एग्जेम्प्ट वाली लिस्ट खोलो एक बार, याद होगा आप लोगों को। पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मैच्योरिटी अमाउंट ऐसे करके मैंने लिखवाया था। तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा एग्जेम्प्ट होगा। इंडियन पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर को शेयर मिलता है प्रॉफिट का, तो वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 8 और 9 एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बोलता है क्या पॉइंट नंबर 10? 5,000 रुपए ये ले लो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अच्छा, जो मैं लाइन लाइन खींच रहा हूं ना, ये आप लोगों को लिखना है ना पूरा। और लास्ट क्या बोलता है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया 12,000, ये नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है वो। टोटल मार दो, कितना आ रहा है बताओ। फाइव लाख 49,000। 5,49,000 टोटल इनकम। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नोट कर लो इसको। अब ये चैप्टर मेरे साइड से खत्म हो गया। आप लोगों के साइड से अब ये है कि क्वेश्चंस बनाओ, जहां जहां डाउट होगा मेरे से पूछते जाओ, ठीक है। मिताली, थोड़ी देर में चेक करके मैं बता रहा हूं ना, आप जो भेजे हो। चलो, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर से अब अपन स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।